गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि हम इसमें क्या करेंगे, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करेंगे। किसके थ्रू? जिसमें हमारा इंटरमीडिएट क्या रहेगा, हमारा इनोलेट। इनोलेट क्या होता है हमारा, इसमें हमारे दो वर्ड से मिलकर बना है ये, इन और ओलेट्स। इसमें इन यानी कि डबल बॉन्ड रहेगी हमारी, ओलेट यानी कि अल्कोहल से डेराइव होगा, इसमें ओ नेगेटिव हमारे पास रहेगा। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा अल्फ़ा हाइड्रोजन। अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होती है कि जब भी हमारा कोई भी किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होता है तो उससे जो हमारा नेक्स्ट कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन, और उस पर जो हमारी हाइड्रोजन होती हैं उसको हम बोलते हैं हम अल्फ़ा हाइड्रोजन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कंपाउंड लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल CH3COCH3, तो ये हमारा एसीटोन है, इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। तो हमारा कीटोन ही फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें क्या हो गया, ये रहा हमारा फंक्शनल ग्रुप। उससे जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो होगा हमारा अल्फ़ा कार्बन, और जो इस पे हाइड्रोजन होगी उस हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे, हमारी अल्फ़ा हाइड्रोजन। सिमिलरली ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो ये वाला कार्बन भी क्या है, हमारा अल्फ़ा कार्बन है, और ये वाले हाइड्रोजन्स भी क्या है, हमारी अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है। अगर हम दूसरे एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो इस कंपाउंड में हम देखेंगे तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है हमारा कीटो ग्रुप। उससे जो नेक्स्ट कार्बन वो अल्फ़ा कार्बन, इधर भी नेक्स्ट फर्स्ट कार्बन क्या रहेगा, अल्फ़ा कार्बन रहेगा। उससे जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो होगा हमारा बीटा कार्बन। तो जो अल्फ़ा कार्बन पे हमारी हाइड्रोजन्स हैं वो होंगे हमारी अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। इधर 3 हैं, यहाँ पे टोटल 2 हैं, तो टोटल हमारे पास 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं। और इस जो बीटा कार्बन में हमारी हाइड्रोजन होंगी उनको हम बोलेंगे हम बीटा हाइड्रोजन्स। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे रखा है हमने CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। तो इसमें क्या है, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है हमारा कार्बोनिल ग्रुप, उससे जो नेक्स्ट जो कार्बन्स हैं वो हमारे अल्फ़ा कार्बन्स हैं, जिनमें हाइड्रोजन जो हैं उनको क्या बोलेंगे हम, अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। उससे जो नेक्स्ट वाला रहेगा वो होगा हमारा बीटा, उससे नेक्स्ट रहेगा वो होगा हमारा गामा। तो जो एक बात होती है, जो हमारी कार्बोनिल ग्रुप के नेक्स्ट जो कार्बन होता है उस पे जो हाइड्रोजन होती है वो जनरली एसिडिक होती हैं। एसिडिक का क्या मतलब है, यानी कि उनको एक कोई भी बेस इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। उसका मतलब क्या है कि जैसे, और ये होता क्यों है, तो उसके लिए देखते हैं हम हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, वो कार्बन ग्रुप किससे अटैच्ड है, हमारा कार्बन अटैच्ड है यहाँ पे ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपने पास क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगी। तो इससे क्या हो जाएगा, इस पे आ जाएगा हमारा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया है तो इसको फुलफिल करने के लिए क्या करता है ये, तो जो नेक्स्ट जो हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड होती है इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस नेक्स्ट वाले कार्बन पे भी हमारा डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है। अब वो इसको कम करने के लिए जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होती है इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा। तो जिससे क्या हो जाएगा कि जो हमारा ये हाइड्रोजन होगी ये बड़ी लूजली हेल्ड होगी इस कार्बन के साथ, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे। इलेक्ट्रॉन कम क्यों हुए, क्योंकि वो हमारे जो कार्बन के कार्बन ने विड्रॉ कर लिए। इसलिए अब बेस कोई भी आएगा, बेस बी नेगेटिव, वो अटैक करेगा हाइड्रोजन पे और इस हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। मतलब ये हाइड्रोजन क्या होगी, फिर एसिडिक होगी। तो जैसे जैसे हम अल्फ़ा कार्बन से बीटा कार्बन पे जाएंगे तो हमारा जो माइनस आई इफेक्ट है वो हमारे कार्बोनिल ग्रुप का वो कम हो जाएगा, और उसके यानी कि बीटा जो हाइड्रोजन्स होंगे वो कम एसिडिक होंगे अल्फ़ा से, और गामा उससे भी कम एसिडिक होंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ कम होता जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, तो जैसे कि हमारा जनरली हमारे एसिड की रेंज क्या होती है, pKa। जब अगर हम लेते हैं एल्केन यानी कि C2H6 एग्जाम्पल लेते हैं तो उस टाइम पे हमारा pKa आता है अराउंड 50। अगर हम C2H4 लेते हैं तो हमारा pKa वैल्यू आती है हमारी 44। तो जिसमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड होती है, तो जब यहाँ से इधर जा रहे हैं हम तो क्या हो रहा है, हमारा S कैरेक्टर बढ़ रहा है जितना ज़्यादा, क्योंकि C2H6 में क्या है, हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें नेक्स्ट वाले में sp2 है, और सबसे इथाइलिन में क्या है, हमारे एसिटिलीन में क्या है, हमारी sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो जितना ज़्यादा S कैरेक्टर होगा उतना न्यूक्लियस के पास रहेगा, उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी कि उसमें से ईजिली वहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट की जा सकती है, क्योंकि कार्बन पे जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन हमारा, उतना ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो जैसे जैसे हमारा ये हाइब्रिडेशन
sp3 से sp2 से sp आती है, तो वैसे वैसे हमारा हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता जाता है। लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा एसिडिक कौन सी हाइड्रोजन होती हैं? जो हमारी कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट यानी कि अल्फा कार्बन पे होती हैं। उनका पीके होता है अराउंड 19 to 20। एग्जाम्पल हमारा एसीटोन, एसिटल्डिहाइड। तो ये मैंने बताया कि जो अल्फा हाइड्रोजन होती हैं एल्डिहाइड कीटोन की, वो ज़्यादा एसिडिक होती हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है एडजेसेंट कार्बन कार्बन बॉन्ड से, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। और फिर वो अल्फा कार्बन क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है CH बॉन्ड से, जिससे जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है और वो वीकली हेल्ड होती है, जिसको बेस आके क्या कर सकता है? ईजिली एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। जब इसको बेस एब्स्ट्रैक्ट करता है अल्फा हाइड्रोजन को, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बेस ने के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसने अटैक किया अल्फा हाइड्रोजन पे। कार्बन पे आ गया हमारा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कंप्लीट फुल नेगेटिव चार्ज। और क्या करेगा अब? ये जो नेगेटिव चार्ज है अल्फा कार्बन पे, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यानी कि ये डबल बॉन्ड को बनाएगा कार्बन कार्बन के बीच में, और जो कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव बना लेंगे यहाँ पे। तो इससे क्या हुआ? तो हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड आएगा, वो रिजेंबल करेगा किसको? इनोल को। इनोल क्या होता है हमारा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड OH। जैसे हम कीटो इनोल टोटोमेरिज्म में देखते हैं, यहाँ पे है एक इन यानी कि डबल बॉन्ड, ओल मतलब अल्कोहल। तो ये किसको रिजेंबल कर रहा है? हमारे इनोल को। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इनोलेट एनाइन। यानी कि जितने भी हम रिएक्शंस हो गए इस यूनिट में हमारी, उन सब में इंटरमीडिएट क्या बनेगा? हमारा इनोलेट एनाइन। तो इसमें अब दो चीज़ें देखने लायक कि हमारे पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, एक जिसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और दूसरा जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो हमें पता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? हमारा ऑक्सीजन है। तो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल किस पे ज़्यादा होगा? हमारा ऑक्सीजन पे रहेगा, ठीक है। लेकिन दूसरा फैक्टर क्या बोलता है कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। रीज़न इसका क्या है कि ऑक्सीजन क्या है? हमारी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और स्मॉल साइज़ है। जितना स्मॉल साइज़ होगा उतना ईजिली हमारे जितना साइज स्मॉल रहेगा उतना ज़्यादा अफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, उतनी ज़्यादा हमारी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगी। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? 364 किलोजूल पर मोल, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, क्योंकि उसमें कितनी रहती है हमारी? 251 किलोजूल पर मोल। यानी कि अगर हम दोनों फैक्टर जो कि कॉन्ट्रास्टिंग हैं, उनमें से हमारा डोमिनेट कौन सा करता है कि नेगेटिव चार्ज पे, जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर नंबर 2 यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा डोमिनेट करता है, ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग होगा। इसीलिए इस एनाइन को बोलते हैं हम इनोलेट एनाइन, क्योंकि ये रिजेंबल किसको कर रहा है? हमारे इनोल को, जिसमें डेल्टा नेगेटिव चार्ज किस पे डिस्पर्स हो रहा है? ऑक्सीजन पे एंड अल्फा कार्बन पे, ठीक है। तो जो हमारा एक चीज़ और होती है कि जनरली जो हमारे ऑर्डिनरी एल्डिहाइड कीटोन होते हैं वो बहुत ही कम अमाउंट देते हैं इनोलेट एनाइन का, क्योंकि जो उनमें इनोलेट जब हम बनाते हैं उनके साथ, तो जो हमारा वाटर एज ए साइड प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। यानी कि एक हम सिंपल रिएक्शन देखते हैं जिसमें हमने क्या ले रखा है? हमने ले रखा है एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जिसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? NaOH के साथ। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि OH नेगेटिव क्या करेगा? ये अल्फा हाइड्रोजन जो हमारी है, जो CH3 यानी कि दोनों सिमेट्रिकल कंपाउंड है हमारा CH3CO CH3, यानी कि किसी भी अल्फा हाइड्रोजन के ये OH नेगेटिव एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा? H2O। अब बच गया हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, वो क्या है? हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है यहाँ पे, जो कि हमने दो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे शो कर रखे हैं। तो जो इसका पीके होता है एसीटोन का वो होता है अराउंड 20, लेकिन जो वाटर इसमें फॉर्म हो रहा है उसका पीके होता है हमारा 15.7, यानी कि हमारा वाटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है कंपेयर टू एसीटोन। इसलिए सॉल्यूशन में H+ कौन डोनेट करेगा? जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? हमारा वाटर। तो इक्विलिब्रियम हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में लाई करेगा, यानी कि जो हमारा इनोलेट बनेगा वो काफ़ी कम बनेगा, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसकी इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन रहेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। और एक दूसरी चीज़ और देखने वाली है कि इसमें क्या रहता है कि जो हमारा
हम वीक एसिड से हम स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बना सकते, उल्टा हम स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बना सकते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम हमेशा स्ट्रॉन्ग टू वीक फेवर करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर हम इसके कंपैरिजन में अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करें तो उस केस में हमारा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, इनोलेट की तरफ जा सकता है। स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे NaNH2, यानी कि यूज़ किया हमने सोडामाइड। अभी NH2 क्या करेगा, जैसे कि ये हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इस पे हमारी 3 हाइड्रोजन है, इधर इधर एंड इधर। अब NaNH2 क्या होता है हमारा Na प्लस NH2 नेगेटिव। जो ये नेगेटिव चार्ज है वो क्या करता है, वो अटैक करता है हाइड्रोजन पे। अब ये बॉन्ड ब्रेक होती है और यहाँ पे कार्बन पे क्या आ जाता है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती हैं जिसमें हमारा बेस अटैक करता है अल्फा हाइड्रोजन्स पे, ठीक है। तो इस पे जब अटैक करेगा ये तो हमारा बन जाएगा इनोलेटेनाइन, जो कि हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। अब इस केस में जो हमारा एसिड बना है, यानी कि वो NH2H+ लेगा, बना लेगा NH3। जो हमारा अमोनिया बना है ये काफ़ी वीक एसिड है, क्योंकि इसका pKa अराउंड 35 और इसका हमारा एसीटोन का क्या होता है अराउंड 20। तो इक्विलिब्रियम कहाँ लाई करेगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाई करेगा। फिर नेक्स्ट इसका दूसरा मेथड है इसको बनाने का, वो क्या कर सकते हैं हम, इसमें हम कर सकते हैं यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं एसिडिटी किसकी, अल्फा हाइड्रोजन की। यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे लिया है एसिटाइल एसीटोन, यानी कि जो क्या होता है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद फिर से CH3। अब इस केस में देखते हैं कि यहाँ पे ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है एंड ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन कौन सी होगी, ये वाली, क्योंकि ये किससे सराउंडेड है, ये 2 कार्बोनिल ग्रुप से सराउंडेड है। क्योंकि इसमें क्या है कि इसके लेफ्ट साइड में भी हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, इसके राइट साइड में भी हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी। और दूसरी बात ये है, इन्हीं कंपाउंड को बोलते हैं हम एक्टिव मिथिलिन ग्रुप। ये ग्रुप कौन सा है हमारा, एक्टिव मिथिलिन ग्रुप। मिथिलिन यानी कि CH2 एक्टिव क्यों है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है। इस पूरे कंपाउंड में अगर बेस आके अटैक करता है तो वो यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और इसी कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम, एक्टिव मिथिलिन कंपाउंड्स बोलते हैं। इनका सिंथेसिस में काफ़ी बड़ा रोल रहता है, क्योंकि हमारा ये इनोलेट से जो हम सिंथेसिस करेंगे वो हम एक्टिव मिथिलिन कंपाउंड से ही करेंगे। उसमें हमारे 2 कंपाउंड हैं, एक है हमारा डाई इथाइल मेलोनेट और दूसरा है हमारा इथाइल एसिटो एसीटेट EAA। तो जो यहाँ पे हमने लिया ये एसिटाइल एसीटोन, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम किसके साथ, सोडियम इथोक्साइड के साथ, Na+O- C2H5। अब ये क्या करता है, ये O- C2H5 अटैक करेगा किस पे, हमारी इस एसिडिक हाइड्रोजन पे CH2 पे। यहाँ से ये ले लेगा मतलब हाइड्रोजन और क्या बना लेगा C2H5OH। अब ये इसका pKa है 16 और हमारा एसिटाइल एसीटोन का है 9। तो कि स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा हो गया हमारा, एसिटाइल एसीटोन। तो इक्विलिब्रियम कहाँ करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाई करेगा। अब जो ये हमारा बना है, हमारा जो नेगेटिव चार्ज एनाइन ये बना है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसमें हमारे 2 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनते हैं, यानी कि जो ये नेगेटिव चार्ज है वो अब 2 ऑक्सीजन पे डिस्पर्स हो सकता है, 2 कार्बन ग्रुप से पे डिस्पर्स हो सकता है, जिसमें हमारा स्ट्रक्चर ये बनता है और दूसरा स्ट्रक्चर हमारा ये बनता है। यानी एक बार हमारा नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा किस पे, हमारी लेफ्ट ऑक्सीजन पे, और दूसरी बार नेगेटिव चार्ज जाएगा हमारी राइट ऑक्सीजन पे। तो दूसरा मेथड ये है हमारा इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने का। और थर्ड हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, यानी कि हमने यूज़ को कौन सा कर सकते हैं, CN यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लेते हैं यहाँ पे CH3CN, तो उससे जो हमारे अल्फा हाइड्रोजन है मतलब कार्बन पे जो 3 हाइड्रोजन है उनका pKa आता है हमारा 25। अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें दूसरे CN ग्रुप के साथ तो pKa निकल के आता है यहाँ पे 11। अगर हम एक और को रिप्लेस कर देते हैं तो वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है कि हमारा pKa आता है अराउंड 1, यानी कि वो सॉल्यूशन में ईजिली H+ दे देगा और हमारा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही लाई करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक्स। अब हम बात करते हैं सिंथेसिस की, जिसमें क्या करना है, हमें एल्काइलेशन करना है किसका, डाई इथाइल मेलोनेट का।
तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे हम डाई इथाइल मैलोनेट का। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है डाई इथाइल मैलोनेट का। इसमें क्या क्या है हमारे पास, CH2, उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OC2H5, और नीचे भी क्या है हमारा OC2H5। यानी कि इसमें क्या है हमारा, दो हमारे एस्टर फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके बीच में क्या है हमारा एक CH2, यानी कि एक्टिव मिथिलीन ग्रुप हमारा ये है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसको बोलते क्या है, इनको हम एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स बोलते हैं। अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक इसलिए है क्योंकि ये दो एस्टर ग्रुप के साथ अटैच्ड है। क्योंकि इसमें दोनों साइड से क्या करेंगे, कार्बन अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा इस वाली बॉन्ड से, ये वाला कार्बन ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा यहाँ से। तो जो हमारी हाइड्रोजन हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगी। कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा और हमारा जो बेस रहेगा वो फटाफट से इन हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो जब इनसे हम सिंथेसिस करते हैं तो उसमें हमारे जनरली 3 स्टेप्स होते हैं। तो कौन से स्टेप होते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा, इसमें आता है फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट एनाइन। सेकंड होता है हमारा एल्काइलेशन ऑफ इनोलेट एनाइन, और हमारा थर्ड स्टेप होता है इसमें हमारा हाइड्रोलिसिस एंड डिकार्बोक्सिलेशन। यानी कि जितनी भी रिएक्शंस आएंगी इस पूरे यूनिट में, उसमें हमें ये 3 स्टेप ही फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, हमारा फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट एनाइन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे हम बेस लेंगे। बेस की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, मेलोनिक एस्टर के साथ करवाएंगे। तो मेलोनिक एस्टर के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, इसको हम डाईइथाइल मैलोनेट भी बोलते हैं, मेलोनिक एस्टर भी यही है। तो बेस हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हमारा फॉर्मेशन होगा इनोलेट एनाइन का, और साथ में हमें मिलेगा एसिड। यानी कि इस केस में क्या मिल रहा है, C2H5OH, जो कि वीकर एसिड है, और हमारा जो बेस बना वो वीकर बेस है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ लाई करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब जो ये बना है हमारा वीकर बेस जो कि इनोलेट एनाइन है, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यानी कि जो इक्विवेलेंट ग्रुप हैं हमारे एस्टर ग्रुप, उन दोनों पे ही हमारा नेगेटिव चार्ज क्या होगा जाएगा, डिस्पर्स होगा, और ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, जिसमें हमने नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ डिस्पर्स कर रखा है, इस ऑक्सीजन से लेके दूसरी वाले ऑक्सीजन तक हमारी पार्शियल डबल बॉन्ड है, और पूरी पे क्या है हमारा नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है। तो ये तो हमारा था फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप के बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, एल्काइलेशन ऑफ इनोलेट एनाइन। जब हम एल्काइलेशन करेंगे तो उसमें हम हो रही हमारी SN2 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो उसमें हम अलग अलग हमारे पास एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं। सबसे पहले हमने रिएक्शन दिखाई है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स के साथ, जिसमें हमें हायर यील्ड्स मिलते हैं। रीज़न उनका ये क्या होता है, क्योंकि हमारा SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट किस में जाएगी, हमारी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स में जाएंगी, क्योंकि उसमें सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा और SN2 रिएक्शन बड़ी ईजिली हो जाएगी। तो बेस यहाँ मतलब ये क्या रहेगा, बेस यानी कि CH नेगेटिव अटैक करेगा हमारे R ग्रुप पे, X निकल जाएगा और हमारा एल्काइलेशन रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी। यानी कि R अटैच हो जाएगा हमारे किसके साथ, इनोलेट एनाइन के साथ। अगर हम लेते हैं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, तो उससे क्या होगा, जैसे ही हमारा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लेंगे तो उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने से क्या होगा, हमारी यील्ड्स कम आएंगी। रिएक्शन तो हो जाएगी लेकिन यील्ड कम आएगी। अगर हम ले लेते हैं बाय चांस टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स, तो उसमें क्या रहेगा, हमें कम्प्लीटली एलिमिनेशन प्रोडक्ट देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पे SN2 रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पे हमारी E2 रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे क्या करें, नेगेटिव चार्ज अब कार्बन पे अटैक करने के बजाय ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा अल्फा कार्बन से, और हमारी E2 रिएक्शन होगी और हमें एल्कीन मिलेगी, और साथ में हमारा जो इसमें R ग्रुप लगने के बजाय इनोलेट एनाइन पे हाइड्रोजन लग जाएगी, और हमें वापस से हमारा डाई इथाइल मैलोनेट मिल जाएगा। अब इसके अलावा जो हमारी होती हैं एराइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स क्या करती हैं, वो SN2 रिएक्शन अंडरगो करती ही नहीं है, क्योंकि उनमें कार्बन एंड हैलाइड्स के बीच में क्या होती है, पार्शियल डबल बॉन्ड होती हैं। यानी कि जो हमारी एराइल हैलाइड्स होती हैं उनमें क्या होता है, यहाँ पे ये वाली बॉन्ड क्या होती है, पार्शियल डबल बॉन्ड होती है। तो इनमें SN2 रिएक्शन होती ही नहीं है। उसके बाद अगर हमने एक बार हमने प्राइमरी हैलाइड ले ली और उसके बाद हमने बना लिया एक एल्काइलेशन कर लिया,
अब इस वाले कंपाउंड पे हमारी एक और हाइड्रोजन अवेलेबल है, जिसको भी क्या कर सकता है, बेस एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो हमने बेस की अगर हम सेक 2 मोल लेते हैं तो वो क्या करेगा, दूसरी हाइड्रोजन को भी एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हमारा यहाँ पे इथेनॉल यहाँ से निकल जाएगा और फिर से हमारा इनोलेट एनाइन का फॉर्मेशन होगा। वो दूसरे वाली एल्काइल हैलाइड पर अटैक कर सकता है, हम सेम भी ले सकते हैं, दूसरी भी ले सकते हैं और हमें अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, डाई एल्काइल मेलोनिक एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। फिर लास्ट स्टेप होता है हमारा हाइड्रोलिसिस एंड डिकार्बोक्सिलेशन। तो वो करते हैं हम किससे, हमने अगर हम मोनो एल्काइल बनाते हैं तो मोनो एल्काइल हमने लिया, उसको हम पहले ट्रीट करेंगे KOH के साथ, बेस के साथ हीट करेंगे। तो उस टाइम पे हमारा जो एस्टर है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव K पॉजिटिव। अब उसको हम ट्रीट कराते हैं किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ। तो हमारा पोटेशियम को रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन और हमें मिल जाता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो हमारा ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हम हीट करेंगे 423 टू 473 केल्विन पे। तो यहाँ से CO2 निकल जाएगी और हमें मिल जाएगा मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम बाई चांस मतलब बना लेते हैं, हम डाई एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बना लेते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, सेम स्टेप रहेंगे। फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, KOH से ट्रीट करेंगे, हीट करेंगे। सेकंड स्टेप सेम है, डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, उसको हम हीट करेंगे 423 टू 473 केल्विन। यहाँ से भी CO2 निकलेगा और हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगा, हमारा एसिड मिल जाएगा। तो हम R ग्रुप को डिफरेंट सब्स्टिट्यूट करके हम डिफरेंट प्रोडक्ट इसमें बना सकते हैं। तो बेसिकली यही हमारे 3 स्टेप हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, हमारा फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट एनाइन, सेकंड था एल्काइलेशन ऑफ इनोलेट एनाइन और लास्ट था हमारा हाइड्रोलिसिस एंड डिकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी रिएक्शंस के एग्जांपल्स देखेंगे।